Hello everyone, my name is Alok Mishra and with me today also is Rahul, and like yesterday today we are going to deal with some fundamental questions about the first paper, and this video is going to be precise, focused and also paper ready. We have everything that we have thought, planned and created in terms of a strategy and approaches that we will be sharing with all of you who are aspiring to qualify the upcoming NET examinations either for JRF or for the eligibility of assistant professor. तो जैसा कि कल हम लोग ने राहुल बात किया था वीडियो के अंत में कि एक दूसरे वीडियो लेकर हम लोग आएंगे, उसमें पेपर 1 के सारे जो मुद्दे हैं, सारे जो अहम बिंदु हैं, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और ये चर्चा विस्तार से ना होके ये चर्चा एक संक्षेप में होगी और उस संक्षेप के चर्चा में हम लोग सारे बिंदुओं पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे जो आपको ध्यान रखने चाहिए फर्स्ट पेपर के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि फर्स्ट पेपर में जो 10 मुख्य बिंदु हैं या 10 जो उनके सिलेबस के भाग हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो जैसे शुरू करते हैं हम, तो सबसे पहला जो है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आई थिंक वी ऑल नो पठन पाठन से रिलेटेड है। उसमें हम शिक्षकों की और स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से टीचिंग का जो पूरा एक प्रोसीड्यूर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो यह उद्देश्य लेके नेट के परीक्षाओं में बैठते हैं कि उन्हें आगे एक रिसर्च करना है, उन्हें एक शोधार्थी बनना है और उन्हें किसी भी विषय में, किसी भी वस्तु पर या किसी भी मुद्दे पर या किसी भी आइडिया एस्पेक्ट कहीं से भी कुछ भी निकाल के उन्हें रिसर्च करना है। सो फॉर देम रिसर्च एप्टीट्यूड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें हम बात करते हैं रिसर्च से जुड़े आयामों के बारे में। रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, रिसर्च किन किन मेथोडोलॉजी से किए जाते हैं, रिसर्च के कितने बिंदु होते हैं और रिसर्च के क्या स्टेप्स होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के बाद जब हम कंप्रिहेंशन की बात करते हैं तो ये एक टेक्स्ट की बात हमारे पास आता है जिससे कुछ 4 या 5 प्रश्न होते हैं जिसको सॉल्व करने होते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के आसान से तरीके होते हैं। सबसे पहले तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार पढ़ा जाना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद मैं एक आज तक जो तरीका अपनाते रहा हूँ कि टेक्स्ट को पढ़ने से पहले मैं प्रश्न को ही पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हमें वहाँ चीज़ों को समझाना किसी को नहीं है, बस कि हमको उत्तर देना है। तो मैं प्रश्न को ही पहले पढ़ लेता हूँ और प्रश्न को पढ़ने के बाद स्कैनिंग कर लेता हूँ उस कंप्रिहेंशन में कि क्या चीज़ कहाँ पे हमको खोजना है, आखिर प्रश्न हमारी मांग क्या कर रही है। अगर प्रश्न कुछ ऐसा मांग कर रहा हो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी है। जैसे ये देखिए, ये उन परीक्षार्थियों के लिए एक अच्छी बात होगी कि जैसे जो रेगुलर परीक्षाओं में बैठते रहते हैं और जैसा कि आप देखते रहते हैं, तो ये एक रिवर्स स्ट्रेटजी होगी कि आप उत्तर को ढूंढने के लिए पहले प्रश्नों को देखेंगे और उसी अनुसार आप टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। समय बच जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है टीचिंग एप्टीट्यूड की, रिसर्च एप्टीट्यूड की, और तीसरे नंबर पे है कॉम्प्रिहेंशन, हमने उसकी बात कर ली है। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ये सामान्य कम्युनिकेशन की तरह नहीं होता है। दिस इज डिफरेंट। दिस इज अबाउट कम्युनिकेटिंग इन द क्लासरूम, कम्युनिकेटिंग विथ योर स्टूडेंट्स और कम्युनिकेटिंग इन डिफरेंट हायरार्कीज कि कहाँ पे किस तरह के कम्युनिकेशन प्रोसेस से हमें होके निकलना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और आगे हम बात करेंगे कैसे इन 10 एस्पेक्ट्स जो हैं, 6 और की चर्चा हम करेंगे, हम बंडल कर सकते हैं ताकि इसकी प्रिपरेशन आसानी से हो सके। तो कम्युनिकेशन के बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, और ये 3 जो चीजें हैं इसके बारे में राहुल थोड़ा ब्रीफली आप डिस्कस करें इन तीनों चीजों को। मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड की जहाँ तक बात करें तो दोनों 2 चीज़ें हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में हम मैथमेटिकल अप्रोच को साथ में लाते हुए एक बेसिक चीज़ खोजते हैं, कुछ उस नंबर के साथ या उस वर्ड्स के साथ जो एक अरेंज किया रहता है एक सर्टेन वे में, जिससे नंबर सीरीज की बात करते हैं या लेटर सीरीज की बात करते हैं, जिसको हमको अरेंज करके उसको बनाना होता है। और जब एप्टीट्यूड की बात करते हैं जो हम ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं, जो कि अंकगणित में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, रेशियो प्रोपोर्शन होता है, मिक्स एवरेज वगैरह पढ़ना होता है, CISI वगैरह ये सब पढ़ना होता है। तो यानी कि जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल जो आपका प्रॉब्लम्स आते हैं परीक्षा प्रथम पेपर में, वो लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, इन सारी चीजों को लेके हमारे नंबर सीरीज वगैरह सब कुछ जो हमने पढ़ा है वहीं से वो आएंगे, यानी कि बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है। और जहाँ तक
रीजनिंग की बात करें तो वो थोड़ा सा एक बैंकिंग लेवल का, बैंकिंग स्तर का होता है, जिसमें कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करना होता है, प्रश्नों के अनुसार अपने आप को, मतलब कि ये नहीं देखना है प्रश्न कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको लगेंगे स्टेटमेंट पढ़ने में कि ये गलत है, इस तरह के स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, परंतु हमको उधर बहना नहीं, बल्कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट के अनुसार ही हमको उसके कथन और कारण को जानते हुए उत्तर पे जाना। यानी कि लॉजिकल रीजनिंग के जो भाग होते हैं वो हो गए आर्गुमेंट्स, लॉजिक्स हो गए, फैलेसीज हो गए, तो ये सारी चीजें लॉजिकल रीजनिंग में आएगी। ठीक है, अगला भाग। उसके बाद अगर डीआई की बात करें, डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, महत्वपूर्ण भाग होता है वो आपके मतलब कि वो भी एक तरह से समझिए कि मैथ का आपको उसमें मेनली परसेंटेज है, छोटे मोटे कैलकुलेशंस हैं, आपको पाई चार्ट वगैरह आ सकता है, टेबल चार्ट आ सकता है, उसमें आपको डाटा दिए रहते हैं, उस डाटा को स्टडी करके कुछ परसेंटेज निकालना होता है। यानी कि जैसे कि मैं व्यूअर शॉर्ट में रख सकूं और राहुल उसके बाद इस पे अपना मंतव्य रखेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन की जहाँ तक बात होती है तो आपको विजुअली प्रश्न पत्र में डाटा दिए जाएंगे, यू विल बी गिवन अ सेट ऑफ डाटा ईदर इन पाई चार्ट और इन नॉर्मल ग्राफ चार्ट और इन एनी अदर फॉर्म, एंड you have to analyze that, interpret that, and then answer the questions। ये राहुल या कुछ और इसमें आप थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा हिंदी में उसको बता दें ताकि व्यूअर्स को आसानी हो। जहाँ तक ये डाटा इंटरप्रिटेशन की बात है तो जो आपने बोला वो वाकई सही बोला। विजुअल एक डाटा होता है, डाटा दिया रहता है, उसमें कुछ नंबर्स रहते हैं, उसके साथ आपको कैलकुलेशन करने होते हैं और उसके अनुसार आपके सामने उत्तर देना होता है। जी हाँ, उसके बाद मैं जहाँ तक बात करूँ, आप ये बताइए पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो ये एक तरह से समझिए तो एक आपका एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है आपके आसपास के चीजों का, जो आपके सामने चल रहा हो। वो एनवायरनमेंट से संबंधित इशू हो सकता है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकते हैं जो कि आपने किए हैं, परंतु क्या रियल में डेवलपमेंट वो है या नहीं है, कि आप सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं। कहीं ना कहीं उस तरह के इशूज हैं जो जिन इशूज को मैं कह सकता हूँ कि आज के डेवलपमेंट के साथ वो सही से चल रहे हैं या उसमें आपको हेल्प कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपको पीछे ले जा रहे हैं। राहुल ने जो बात कही मित्रों, उसमें ये हो गया कि हमारे जो एक सारे सम बोनम या सम टोटल ऑफ आवर डेवलपमेंट और आवर ग्रोथ इन प्रोपोर्शन टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल आप उसको अवेयरनेस कह लें, एथिक्स कह लें या सस्टेनेंस कह लें, तो कहीं ना कहीं हमारे सारे जो उद्देश्य होते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे, किसी भी लेवल पे, या फिर इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी एज इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो उसमें हमने इन्वायरमेंट का भाग कितना रखा है, कहीं ना कहीं इसके अवेयरनेस की बात उसमें हमें करनी होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल में। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक आईसीटी बचा है और उसके बाद एक बचा था अपना हायर एजुकेशन। तो आईसीटी हो गया आपको इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत सिंपल है पर कुछ लोगों के लिए कठिन हो जाता है, लेकिन बस आप थोड़ा सा अगर एक कंप्यूटर के बारे में कहीं से विकिपीडिया से या इंसाइक्लोपीडिया से या किसी बेसिक किताब में आप एक नॉलेज ले लेंगे, जैसे डाटा के कितने प्रकार के होते हैं, बीट्स क्या होते हैं, बाइट्स क्या होते हैं, मेगाबाइट क्या होता है, रैम क्या होता है, उसमें आपका हो गया आपका आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, तो ये अगर आप कर लेंगे तो 3, 4 से 5 प्रश्न जो होते हैं आईसीटी से वो आप आसानी से कर सकते हैं और आप वहाँ पे मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं हायर एजुकेशन। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था मित्रों कि लाइक वी कैन क्लब और बंडल सम पार्ट्स टुगेदर, उसके बाद एक हम अपना एक पैकेज बना लेंगे, एंड इफ वी स्टडी दैट, अगर हम उसको अध्ययन करते हैं अच्छे से तो स्कोर करना, समझना और इसको हमारे अप्रोच में ये काफ़ी एक डायनामिक चेंज लाएगा और हम आई थिंक आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन और आईसीटी, इन चीज़ों को अगर हम एक साथ बांध दें तो जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, हो सकता है दोनों अलग चीज़ें हों, फंडामेंटली अलग ही चीज़ें हैं, लेकिन उसी पाठ्यक्रम में हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, काइंड्स ऑफ टीचिंग मेथड्स यूज्ड इन एंसेंट इंडिया और एंसेंट, जैसे वो पूरा एक हमें कहें कि वैश्विक स्तर पर जो शिक्षण का वो एक पूरा चला आ रहा है उसकी स्टडी करनी होती है। उसी तरह से शोध के बारे में है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, भारत के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या फिर इंडिया की हम बात करें, इंडिया एज ए नेशन, तो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी पुस्तक, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई करने के बाद एक रिसर्चर बनना आपका गोल है, तो आप अच्छा होगा कि कोठारी की किताब आती है, रिसर्च मेथोलॉजी, रिसर्च पे आती है किताब, वो किताब ले लें ताकि आपके स्टडी में वो आसानी से आपको हेल्प करेगा। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो इसके लिए आप नेट पेपर 1 के लिए जो अच्छी किताबें आती हैं,
आई थिंक राहुल विल एग्री कि एक ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की किताब आती है पेपर 1 के लिए, पियर्सन की किताब आती है। तो उन दोनों में से कोई किताब ले लें या दोनों किताब ले लें या कोई भी किताब जो आपको अच्छी लगे, आपके मित्रों के बीच वो किताब चलन में हो, पढ़ते आ रहे हो, तो उसको पढ़ें। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे आपका आईसीटी हो गया, अपने टीचिंग रिसर्च देख लिया हमने, और कॉम्प्रिहेंशन राहुल ने डील किया, कम्युनिकेशन हमने डील कर लिया। तो ये 10 इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स होते हैं। मैं एक बार फिर से बस गिनवा देता हूँ फॉर द सेक ऑफ आवर रिपीटिशन। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नोन एज आईसीटी, उसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसके बाद हायर एजुकेशन। तो जो एक मेरी सलाह है, आई थिंक राहुल हैज आल्सो पैकेज्ड हिज टैबलेट्स, जैसे कि टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, इन 4 चीज़ों को कम से कम आप एक साथ बंडल करके स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जो राहुल ने पैकेज बनाया उसमें है ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन। इन 3 चीज़ों को एक साथ आप आसानी से क्लब करके अपने स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बचाते हैं आईसीटी, तो वो एक 3 या 4 या 5 प्रश्न रेगुलर आते हैं उससे, तो आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लें तो वो आप आसानी से डील कर पाएंगे। उसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसके लिए आपको एक अवेयरनेस की आवश्यकता होगी। न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, या आपने कहीं इंटरनेट से डाटा इकट्ठा कर लिया, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होना होगा। उसके बाद कम्युनिकेशन या फिर सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट डील कर ली हैं, बट 2-3 और इम्पॉर्टेंट बातें हैं इससे पहले कि हम इसको पूरे वीडियो को ख़त्म करें। 2 तरह के विद्यार्थी नेट की तैयारी करते हैं। एक वैसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी 2 या 3 या 4 बार एग्जामिनेशन दे चुके हैं, वो अटेम्प्ट ले चुके हैं। उसके बाद एक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए आए हैं, एमए खत्म हुआ है या फिर एमए के दौरान ही वो सोचते हैं कि चलो भाई नेट निकालते हैं ताकि हमें आगे आसानी हो। तो जो पहले वाले कैटेगरी विद्यार्थी होते हैं राहुल, दोज हु हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड a few times, 2-3 times, 1 time, उनके लिए थोड़ा सा इन 10 सेक्शंस में से ये पता करना आसान हो जाता है कि ये मेरे सेक्शन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और ये मेरे सेक्शंस जो हैं वो वीक पॉइंट्स हैं। तो वो उसको अच्छे से बंडल कर लें, जो भी कर लें, स्ट्रॉन्ग और वीकर के हिसाब से बंडल करें, या जैसा हमने सजेस्ट किया वैसे बंडल करें विषय वस्तु के हिसाब से, तो उनको वो प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। जो पहले वाले बच्चे होते हैं जिनका ये फ्रेश अटेम्प्ट होता है, पहला अटेम्प्ट होता है, वो कैसे इन चीज़ों को अप्रोच करें उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। जो फ्रेशर्स होते हैं उनके सामने एक चुनौती होती है कि वो चीज़ों को, उनके सामने चीज़ें नहीं, सब कुछ नया होता है, सब कुछ नया आता है। तो वो उनके पास, हाँ, एक पॉजिटिव उनके पास हो सकता है कि उनके पास चीज़ें अभी हाल की पड़ी हुई है, तो उनके पास चीज़ों को ग्रिप करना आसान होता है। हाँ, जहाँ तक ये जो मैंने 4 चीज़ें 5 चीज़ें डील की, मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह की बारे में बात की मैंने, जीएस की बात की, तो वो आज के घटनाओं के बारे में जानते होते हैं नए स्टूडेंट। तो उनको जो ये पेपर 1 है उसमें ये 4 जो टॉपिक, 4 या 5 टॉपिक हैं, उनमें उनको नंबर लाने का, मार्किंग का स्कीम उनका बढ़ जाता है बशर्ते। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो 2-4 बार एग्जाम दे चुके हैं, उनके साथ ये थोड़ा सा लगता है, क्योंकि वो आदी हो चुके हैं कुछ चीज़ों के, उनको लगता नहीं इसको इग्नोर करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो अगर जो पुराने स्टूडेंट हैं तो उनको ये चाहिए कि नहीं, चीज़ों को साथ में समेटे, और जो नए हैं उनको तो वो तो अवेयर ही हैं, तो नए वालों को ज़्यादा फायदा होता है इस चीज़ों से। और लगातार एग्जाम देते जा रहे हैं तो उसका एडवांटेज भी होगा। बट आप ये प्रयास करें कि जैसे 2-3 बार जो दे चुके हैं कि इस बार एक स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाएं। आप वीकर स्ट्रॉन्गर में बंडल कर सकते हैं, या फिर आप विषय वस्तु थीम के हिसाब से बंडल कर सकते हैं। तो बंडल करके कहीं ना कहीं स्टडी करने में आसानी होगी। इट्स ऑलवेज इजी टू गेट थिंग्स डन व्हेन वी नो लाइक दिस इज इन दैट ग्रुप। और अगर हम आइसोलेशन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एक समय सीमा भी बढ़ जाएगी और हम चीज़ों को डील अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। हमने ये प्रयास किया कि ये जो 10 सेक्शंस हैं हमारे पेपर 1 में, इसको आप कैसे क्लब करके एक साथ लगा के पढ़ सकते हैं। और दूसरा ये कि इन चीज़ों के लिए हमारा जो सामान्य एक अप्रोच होता है वो कैसा हो। बाकी यहाँ पे हम लोग जो भी कर लें, अल्टीमेटली यू आर द वन हु हैज़ टू डू इट। आपको ये करना है, इसलिए आप ये देखें कि आपके हिसाब से कौन से आपके स्ट्रॉन्ग वीकर पॉइंट्स हैं, या फिर कौन सी चीज़ें आपको एक समान या एक ही लाइन में लगती हैं, एक ही लाइन ऑफ थॉट में, ताकि उनको आप एक साथ लगाएं। और किताब 1 या 2 ले लें, जैसे हमने सजेस्ट किया है पियर्सन या ऑक्सफोर्ड पेपर 1 के लिए। और वैसे जो रिसर्च करना चाहते हैं आगे, उनके लिए कोठारी की हमने किताब सजेस्ट की है रिसर्च के बारे में। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, टाइप्स ऑफ रिसर्च और मेथड्स ऑफ रिसर्च, मैथोलॉजीज जो होते हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, सारी चीज़ उसमें आपको मिल जाएगी। बिकॉज रिसर्च वाले सेक्शन से आई थिंक कि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं 8-10 के आसपास, 5 से 10 रहते ही रहते हैं।
और टीचिंग वाला है तो टीचिंग वाला आपको पेपर 1 में किसी भी गाइड में पर्याप्त मिल और जाएगा, सारी चीजें भी मिल जाएगी। जहाँ तक कि मैथमेटिक्स वाले ब्रांच की बात करें या वहाँ भी रीजनिंग कुछ की बात किताब करें सजेस्ट कर सकते तो हैं। वहाँ पे आप अरिहंत वगैरह का कोई भी किताब ले सकते हैं। अरिहंत कार्य अग्रवाल की एक नन वर्बल की किताब आती है, जी, रीजनिंग वो आप वगैरह यूज कर किताब सकते हैं, आती है। रीजनिंग वगैरह की। तो जी, वो आपको जी। एक अंडरस्टैंडिंग देगा, वो आपको पॉजिटिव अप्रोच देगा आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में। जी हाँ, जी हाँ। यहाँ तक। तो ठीक है मित्रों, तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हमने विस्तार से चर्चा की थी पेपर 1 के बारे में, जी और आज हमने संक्षेप में आपको ये बताने का प्रयास किया है कि आप पेपर 1 को कैसे आसानी से डील कर सकते हैं अगर आप एक स्ट्रेटजिक माध्यम से उसको अप्रोच करें। तो अब हम आगे जो वीडियोस लाएंगे, हम फोकस करेंगे शार्पली अपने विषय वस्तु पर, दैट इज इंग्लिश लिटरेचर। तो हम ये प्रयास करेंगे कि जो पेपर 2 है, मेन पेपर है इंग्लिश लिटरेचर का, उसको कैसे डील करें। और ये सीरीज थोड़ी लंबी होगी बिकॉज वी हैव टू डील विथ मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स, देयर आर मेनी डायमेंशंस एंड देयर आर मेनी पॉइंटर्स कि कहाँ से ये, क्योंकि सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कैसे क्या देखना है। सो उसके लिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बारी बारी से एक एक एस्पेक्ट्स को डील करते जाएंगे। सो आज के लिए यही था हमारा शॉर्ट में एक आपके लिए प्रेजेंटेशन कि कैसे आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये आप उन तक पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता होगी, जो इसे देख के अपना लाभान्वित हो सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे।